अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। सबसे पहले सैलाब की जो सूरत हाल है नाज़रीन, उससे हम आपको आगाह करते हैं कि मुल्तान के इलाके से जो सैलाबी रेला गुजर रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि इंडिया की तरफ से जो है मज़ीद पानी छोड़ा जा रहा है दरिया सतलुज में, और ये जो है बहुत तबाही कर सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। अब जो मुल्तान है उसको बचाने के लिए नाज़रीन शेरशाह बंद में जो है ना एक बंद को जो है ना तोड़ने की अभी कोशिश की जा रही है। तो अब ये सारी डिटेल जो है हमें तरीके से बता सकेंगे सैयद ज़ुहैब साहब मौजूद हैं जो कि मुल्तान से हमें अभी बात करेंगे, और हमारे रिपोर्टर हैं और वो उधर ही शेरशाह बंद पे अभी मौजूद हैं, वहीं से लाइव अभी हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फ़िज़ा। हाँ जी, बताइएगा ज़रा कि क्या सिचुएशन है अभी, क्या है वहाँ पे? बंद तोड़ने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है या फिर अभी कुछ और तैयारियाँ हो रही हैं? बिल्कुल फ़िज़ा, ऐसी है कि हम देख रहे हैं कि दरियाए चिनाब के मकाम पर जो पानी का बहाव है उसमें मुसलसल इजाफा जो है वो हमें देखने में आ रहा है। तो उसके बाद हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में जो है वो टेक्निकल कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि हम जो शेरशाह के मकाम का जो ब्रीचिंग पॉइंट है उसको हम जो है वो ब्रीच करेंगे। एक ख़ास गेज पर जब पानी आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट पर पानी आ जाएगा, लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ उस क्रिटिकल पॉइंट पर भी जो है वो पानी आया, लेकिन हमने देखा ताहाल कई घंटे गुजरने के बावजूद शेरशाह के मकाम पर ब्रीचिंग जो है वो नहीं की जा सकी। इस वक्त हम उसी बंद के ऊपर मौजूद हैं, उसी ब्रीचिंग पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं, और यहीं पर जो डायनामाइट है, जो बारूदी मवाद है, उसको नस्ब किया गया है और इसी जगह को ही जो है वो ब्रीच किया जाना है। लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद इसको ब्रीच जो है वो नहीं किया गया। अच्छा, अगर इसको ब्रीच कर दिया जाता है तो फिर इससे कौन कौन से मौज़ूआत जो है वो मुतासिर होंगे? तो उसके बाद कुछ 23 से ज़ायद मौज़ूआत जो है वो इससे मुतासिर होंगे, और ये पानी जो है वो कई बस्तियों को, एक एक मौजे में जो है वो कई कई बस्तियां होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि सैकड़ों की तादाद में बस्तियां ज़ेर आब आ जाएंगी, सैकड़ों की तादाद में जो इंसान है, जो लोग वहाँ पर बरस रहे हैं, वो मुतासिर हो सकती हैं। जहाँ पर मवेशी हैं, क्योंकि देहातों में मवेशी ज़्यादा पाले जाते हैं, तो वो भी सैकड़ों की तादाद में जो है वो इससे मुतासिर हो सकती है। तो यहाँ से जो पानी है वो सीधा शुजाबाद की जानिब जो है वो तबाही मचाता हुआ जो है वो जाएगा। अगले 24 से 48 घंटे PDMA ने बताया कि क्रिटिकल हो सकते हैं मुल्तान के लिए, क्योंकि एक रेला जो है वो काफ़ी तेज़ी से मुल्तान की जानिब जो है वो आ रहा है। इस वक्त भी पानी जो है वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और क्रिटिकल गेज के करीब पहुँच चुका है, लेकिन जो पीछे से एक रेला आ रहा है वो कितनी तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम देख सकते हैं, अपने नाज़रीन को दिखा सकते हैं कि आप पानी का बहाव जो है वो देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से पानी जो है वो इस वक्त गुजर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर भी जो कटाव की सूरत हाल है वो भी इस वक्त जो है। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइएगा, जो आपके सारा पीछे पानी है, ये इसके पीछे सारी आबादी भी है क्या, या दरिया ही है? जी, ये टोटल आबादी है, ये टोटल आबादी है। यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक भी यहाँ से गुजर रहा है इस बंद के बिल्कुल पास, क्योंकि कल ये बताया जा रहा था कि यहाँ से ट्रेनें गुजरेंगी, उसके बाद इसको ब्रिज किया जाएगा। हमने देखा कि यहाँ से ट्रेनें भी गुजरी, लेकिन उसके बावजूद भी इसको कोई ब्रिज नहीं किया गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम आपको दिखा भी देते हैं, बल्कि कि ये पीछे मेरा कैमरामैन हसीब अगर आपको दिखा सकेगा, तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर बस रहे हैं। यहाँ पर जो बिजली के जो पोल्स हैं वो भी यहाँ पर जो है वो नस्ब है, और कई बस्तियां जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर ज़ेर आब आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि मुकम्मल घर जो है वो इस वक्त डूब चुके हैं, बल्कि कई कई घरों के तो अब कुछ नजर भी जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा। तो दरख्त भी डूब चुके हैं, घर भी डूब चुके हैं, लोग जो हैं वो यहाँ पर अगर कुछ मौजूद भी थे इस मकसद के लिए कि हमारे बाकी जो फैमिली मेंबर हैं उनको तो हम कैंप्स में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे घर में कुछ चोरी हो जाए तो वो एक एक फर्द। भाईजान, अभी तक जो बंद नहीं तोड़ा गया है, ठीक है, इसकी वजूहात क्या है? तो अब क्या इस पानी कम हो रहा है इस वजह से नहीं तोड़ा गया, या फिर ये अथॉरिटीज़ जो है ये वेट किस चीज़ का कर रही हैं अभी? आप देखें, ये बहुत लंबे अरसे से हम सुन रहे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स बनाए गए थे फिजा, एक हेड मोहम्मद वाला के मकाम पे, एक शेरशाह बंद के मकाम पे, कि इनको हमने ब्रीच करना है। फिर कमेटी का मामला शुरू हुआ कि कमेटी डिसाइड करेगी आज तोड़ रहे हैं कल तोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रीच करना है तो ये दिन की रोशनी में ही ब्रीच होगा। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जब इसको डिसाइड किया गया टेक्निकल कमेटी को, तो उन्होंने भी ये बताया कि इस पॉइंट पर जब क्रिटिकल गेज पर पानी तजावुज़ करेगा तब हम डिसाइड कर लेंगे और हम फौरी तौर पर इसको ब्रीच
फिनिश कर देंगे। लेकिन हमने देखा कल टेक्निकल कमेटी ने कोई इस पर जो है वो नहीं लिया। यहाँ पर कल पाक फौज का अमला भी यहाँ पर तैनात रहा, उसके साथ साथ दीगर जो पुलिस है वो भी यहाँ पर नहीं। इर्द गिर्द के जो कारोबारी मराकज़ हैं वो भी यहाँ पर बंद कर दिए गए, मुजफ्फरगढ़ जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए, यहाँ से डेरा गाजी खान की जानिब रास्ता जाता है वो भी बंद कर दिया गया। तो लेकिन आज की ये सूरत हाल है कि रास्तों को हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं, लेकिन जो दूसरी ट्रैफिक है, जो छोटी मोटी ट्रैफिक है, उसकी रवानी यहाँ पर शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि अभी तक इस ब्रिज को जो है वो नहीं तोड़ा। मुल्तान का जो शहरी इलाका है उसकी क्या सिचुएशन है, वहाँ पर क्या है? अभी कोई पानी एंटर तो नहीं हो गया अभी? नहीं, अभी तक मुल्तान के जो शहर का इलाका है वो महफूज है, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट टाइम जब पानी जो सिकंदरी नाला है वहाँ पर आया और काफ़ी ऊंचा पानी जो है वो वहाँ पर भी जो है वो देखने में आ रहा था, तो तब ऐसा लग रहा था कि शायद अब पानी जो है वो ओवरफ्लो करेगा, लीकेज करेगा, तो वो शहर की जानिब जो है वो गामजन हो सकता है, उसका बहाव हो सकता है। लेकिन खुशकिस्मती से शहर जो है वो महफूज है, शहर की जानिब पानी का कोई बहाव नहीं है। इस वक्त अगर बहाव है तो बस्तियों की जानिब है, इधर देहातों की जानिब है। और इस वक्त भी जो पीछे से एक रेला आ रहा है जो पीडीएम में बता रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरीके से ज़्यादा इनखला भी अब शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर अब खैमों की बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पर टेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि लोग जो है वो अब खुले आसमान तले जो है वो अपनी जो रातें हैं वो गुजारने लगे। यहाँ की जो ख़वातीन होती हैं, अगर हम फिज़ा आपको बताएं, जो देहातों में रहती हैं, वो कल्चरल बैरियर उनका बड़ा होता है, तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करना, इस तरीके से जो है वो रोड्स के ऊपर जो है वो रहना। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। फिर जानवरों के अगर हम चारे की बात करें तो चलें वो तो किसी हद तक पूरा किया जा रहा है, लेकिन जहाँ तक खैमों की बात है तो इंतज़ामिया को भी अब थोड़ा सा टाइम मिल रहा है कि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। और जो मरियम नवाज़ हैं वो भी पर्सनली चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही हैं। भाईजान, खाने पीने की क्या सिचुएशन है, किस तरीके से उनको खाना दिया जा रहा है, कैसे उनको ग़िज़ा मिल रही है? देखिए, खाने पीने के हवाले से भी यही है कि जहाँ पर इंतज़ामिया खाना पीने के हवाले से काम करिए, तो वहीं पर हमने ये देखा कि जो मुखैर हजरात हैं वो भी अब काफ़ी मुतहरिक होते हुए जो है वो हमें नज़र आए हैं। मुख्तलिफ NGOs इसमें बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा ले रही हैं और खाने पीने का जो सिलसिला है वो भी इस वक्त जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो जारी है। हमने कोई ऐसा कैंप नहीं देखा कि जहाँ पर कोई इस तरह की कुछ शिकायत जो है वो नज़र आई हो। जहाँ इस इलाके के जो MNA हैं अली कासिम गिलानी, वो भी काफ़ी मुतहरिक है। हमने देखा कि अभी रिसेंटली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इन्हीं कैंप्स का विजिट भी किया है, इन इलाकों का दौरा भी किया है और वो काफ़ी इत्मीनान का इजहार भी करके गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगा। तो अली कासिम गिलानी भी अपने हक़ को लेकर काफ़ी मुतहरिक है। हमने देखा कि कल उन्होंने बच्चों में जो है वो कपड़े भी तकसीम किए, कुछ बच्चों के पाँव में शूज़ नहीं थे, उनको शूज़ भी दिए हैं, उनके खानों का बंदोबस्त भी करें, एक नए टेंट सिटी का भी उन्होंने इनोग्रेट किया। तो इसी तरीके से चीज़ें जो हैं वो आगे चल रही हैं, क्योंकि हम आप जब पाकिस्तानी कौम है, वैसे तो हम शायद किसी को इतना लिपट नहीं करवाते, जब कोई मुसीबत में अगर हम आते हैं तो फिर हम पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो एक हो जाते हैं। तो जहाँ पर इंतज़ामिया अपना काम कर रही है तो वहीं पर मुखैर हजरात भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं पर खाने की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। जब बारिश होती है तो फिर मामला थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। हमने देखे कि खैमे डूब जाते हैं तो इंतज़ामिया की फिर दौड़ें लग जाती हैं, उस टाइम तक चीज़ें कुछ डिस्टर्ब हो जाती हैं, लेकिन अदरवाइज मामला जो हैं वो ठीक है। इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनखला करे। अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ बस्तियों में जो है वो फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत डिटेल में जाके रिपोर्टिंग दी है और ख़ास तौर पे उसी पोजीशन के उसी जगह पे जाके जहाँ से ये सारे अभी मसले जो हैं वो बढ़ने वाले हैं और आप अलर्ट जारी करें। मैं नाज़रीन लोगों से भी अपील करना चाहूँगी कि काइंडली गवर्नमेंट से भी अपील करूँगी दोबारा से कि जो खैमे वगैरह है ना वो चाहिए। ख़वातीन जो है, जो देहात की ख़वातीन है ना, वो पर्दे का बड़ा ख्याल रखती हैं, वो सड़कों पे ऐसे नहीं रह सकती, बेपर्दगी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। आप ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल कीजिए कि जो खातून इस तरह से रूरल एरियाज़ की जो ये पर्दे का ख्याल करती हैं और ये ऐसे सड़कों पे नहीं रह सकती, उनके लिए खैमों का कैंपिंग का जो है ना इस तरह का कोई बंदोबस्त कीजिए। या फिर कोई ऐसे घर जो बचे हुए हैं, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी जो आस पास के ऐसे घर हैं वो प्लीज़ इन ख़वातीन को रहने की कोई जगह दें, छत दें, फॉर टाइम बीइंग थोड़ी देर उनको शेल्टर दें। छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको खाने की जगह दें। यही वक्त है आपकी आजमाइश का, यही वक्त है जिसमें आपको मौका मिला है। मैं कहती हूँ, कहते हैं ना अल्लाह ताला वसीला बनाता है, आपको मौका मिलता है आपको, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं जिसकी मदद कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बार बार हम नहीं डाल सकते, हमने मिल के भी कुछ करना है। अकेली गवर्नमेंट क्या करेगी जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। प्लीज़ हेल्प एवरीवन, प्लीज़ एवरीवन हेल्प देम। टेक अ ब्रेक।
नाज़रीन, बारिशें जो है ना वो रुक नहीं रही हैं। आपको पता है कि जिस तरीके से ये क्लाइमेट चेंज है, अब हर चीज़ मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा देखने को पाई जा रही है, देखने को मिल रही है। कराची में भी जो सिचुएशन है वो ये है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई। कल रात की भी जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हुई। मलीर में, लियारी में, ठीक है, वहाँ पे जो नदियाँ हैं वो भी भर गई हैं और वहाँ पे पानी जो है वो आबादियों में दाखिल हो चुका है। रात भर भी सिचुएशन ऐसी थी कि बारिशें जो हैं वो होती रही हैं। और आपको तो पता है कराची में, तो मैं यही कहूँगी कि दुआ कर सकते हैं हम लोग कि ये बारिशें ज़रा रुक जाएं फॉर टाइम बीइंग, थोड़ा सा ये सुकून मिल जाए, क्योंकि अभी ये बारिशें जो है ना ये तकलीफ़ दे रही हैं। अभी अल्लाह ताला से बस दुआ करें कि बारिशें थोड़ी सी रुक जाएं ताकि इतना नुकसान ना हो, लोग अपने घरों से बेघर हो गए। नाज़रीन, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेंटल हाइजीन की बारे में, और उसमें हम ये बताएंगे कि अपने दांतों का किस तरीके से ख्याल कर सकते हैं, उनको साफ़ किस तरह से कर सकते हैं, और ऐसा कैसा हम उनका टेक केयर करें कि जिससे ना वो पीले हों, ना कीड़े पड़े उनके अंदर, और ना ही उनमें कोई दर्द हो, ना ही उनके गम्स जो है ना हमारे वो सूज जाएँ। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान ज़िया साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, ही इज़ अ डेंटल सर्जन, और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आज हम जो है ना हाइजीन के ऊपर बात करेंगे कि दांतों की सही सफाई जो है, पहले अगर वहाँ से शुरू करें कि किस तरह से की जाए, तो फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपको ये बता दूं कि दांतों और मुंह की और मसूड़ों की जो बीमारियां अक्सर वो ब्रश की वजह से होती हैं। अब आप कहेंगे कि ब्रश तो साफ़ करता है, तो ब्रश से कैसे हो सकती हैं? दांतों का ब्रश ना करना तो एक क्रिमिनल एक्ट है ही। दांतों को सही तरीके से ब्रश ना करना, सही वक्त पे ब्रश ना करना, और सही ब्रश की सिलेक्शन ना करना, ये भी इक्वली गलत है जितना कि ब्रश ना करना। अच्छा, कहते हैं बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश जो है ना ब्रशेस होने चाहिए। नहीं, ये एक डेंटिस्ट डिसाइड कर सकता है जब आप उसको हर 6 माह के बाद चेक करवाने जाते हैं, चाहे आपके कोई मसला ना हो रहा हो। अच्छा, बेसिकली हमारे एक सदियों से मिथ चला आ रहा है कि जी सुबह उठ के ब्रश करना, सुबह उठते ही लोग वॉशरूम भागते हैं, ठीक है, और आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग तो इतने ज़ोर शोर के साथ ब्रश करते हैं कि उनके बाहर उपकाइयों की आवाज़ तक आ रही होती है। हाँ, ठीक है ना। ये दो तरह से होता है, एक तो वो बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं, दूसरे गलत तरीके से करते हैं। टूथपेस्ट की झाग अक्सर ज़्यादा बनाते हैं, वो गले में जाती है, उपकाई आती है, वटेवर। असल जो वक्त है ना वो रात को सोने से पहले ब्रश करने के वक्त है। होता क्या है कि दिन में तो भी जैसे हमने चाय पी है, पानी पिया, तो मुँह हमारा साफ़ हो गया, जो लेफ़्ट ओवर्स हैं खुराक के। सही है। रात को जब आप खाना खा के, जब खुराक का बड़ा पोर्शन तो मैदे में चला गया, और जो बचा कुचा जो है लेफ़्ट ओवर या बचे कुछ ज़रात है वो मुंह में ही पड़े रह जाते हैं। अब अगर तब ब्रश करके उनको साफ़ ना किया जाए तो वो बचे कुछ ज़रात हमारे स्लाइवा में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं, जो बैड बैक्टीरिया हैं, उनके साथ मिलके काम ख़राब करते हैं, जिससे मुंह में स्मेल आ सकती है, मसूड़े सूज सकते हैं, मसूड़ों से खून आ सकता है, अल्टीमेटली दांतों में एक केरीज या कीड़ा बन सकता है। ठीक है, ये होता है ब्रश सही वक्त पे ना करना। दूसरा होता है ब्रश सही तरीके से ना करना। इसमें होता है कि एक तो आपने ये कहा कि सुबह के ब्रश से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रात का ब्रश। सुबह करें लेकिन नाश्ते के बाद करें। रात इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द मॉर्निंग वन, आपने ये कहा। नाइट ब्रशिंग इज़ वाइटल। ओके। दूसरा है सही तरीके से ब्रश ना करना। ठीक है, मैं आपको डेमोस्ट्रेट करना चाहूँगा। हाँ, कि अगर ये एक क्लोज़अप ले लें आप। अच्छा, क्लोज कीजिएगा ज़रा जी। ये फॉर एग्जांपल ऊपर के दांत हैं। अब ये ब्रश है तो लोग यूँ करते हैं कि यूँ 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 ऐसे करते हैं ब्रश, यानी कि दांतों की लंबाई के मुखालिफ। अब होता क्या है कि ये जो जगह है, जो हर दो दांतों के बीच में जगह है, यहाँ जो खुराक के ज़रात फंसे हैं कैसे साफ़ होंगे? ये साफ़ होंगे जब ऊपर के दांतों ऊपर से नीचे साफ़ करेंगे, यूँ वर्टिकल ब्रशिंग, नॉट हॉरिजेंटल ब्रशिंग, नो। अच्छा, वर्टिकल ब्रशिंग, ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे साफ़ करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप दायरों की शक्ल में करेंगे। दायरों की शक्ल में करने से क्या होगा कि ये जो जहाँ पे मसूड़ा और दांत मिल रहे हैं, यहाँ पे खाफ सर्कल बन रहा है, यहाँ की प्लाक तो दायरों में शक्ल से करने से साफ़ होगी। जब आप सर्कुलर ब्रशिंग करेंगे तब ये जगह साफ़ होगी। मुख्तसरन ये कि ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे यूँ साफ़ करना, बड़े जेंटली। अब हम ये आते हैं, ये नीचे के दांत हैं तो नीचे से ऊपर साफ़ करते जाएँ आप। ठीक है, साथ सर्कुलर एक मूवमेंट दें ताकि जहाँ पे दांत और मसूड़े का जंक्शन है, गम है, वो साफ़ हो जाए। उसके बाद वो सतह जहाँ से आप खाना चबाते हैं, ये वाली सतह, चबाने वाली सतह,
इसको अपने सामने से ब्रश रख के तो यूँ राइट एंड लेफ्ट करना है। सर नहीं दिखाई नहीं दे रहा, दोबारा ये राइट आप एंड एक बार लेफ्ट, कैमरे में देखिएगा। ठीक है जी। ओके, ये राइट एंड लेफ्ट थोड़ा एंगल इस तरह कीजिएगा, ऐसे। हाँ जी। हाँ, ये राइट, यहाँ से खाना चबाते हैं, ये फ्लोर ऑफ द टूथ होता है। अच्छा। फ्लोर, आपने इसको ये ब्रश अपने यूँ एंटर किया मुंह में, हाँ। इंसर्ट किया और यूँ अपने राइट लेफ्ट इसको साफ किया। उसके अलावा ये जो जगह इसको दांतों के ऊपर ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे तो हाँ, वो और जम जाएगा वहीं पे। राइट लेफ्ट करेंगे तो साफ होगा। अच्छा, ठीक है। अब ये चूंकि नीचे के दांत मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा सलाइवा इकट्ठा होता है, जुबान भी इकट्ठी होती है, तो जुबान को थोड़ा सा उठा के, तो ये जो जगह है ये वाली, यहाँ पे ब्रश नीचे से ऊपर यहाँ भी करना, ताकि जो यहाँ खाना फंसा हुआ है, आपने बहुत से लोगों के दांत बाहर से बहुत साफ़ होते हैं, अंदर से जब हम देखते हैं तो इंतहाई वहाँ पे टार्टर या प्लाक जमा होता है। हाँ। जिसको कैलकुलेट, तो इसको आपने यूँ नीचे से ऊपर इसको ऐसे साफ़ करना। और अगर यही आप ऊपर के दांत ले आए तो ये जो चबाने वाली सतह है इसको आपने राइट लेफ्ट साफ़ किया, और ये अंदर की सतह जो तालू के साथ लगती है, यहाँ पे अपने दांत को पीछे से आगे को लेके आना है, यूँ यूँ, ताकि यहाँ जो खाना वाना फंसा वो भी साफ़ हो जाए। आपको बता दूं कि ये ऊपर के दांतों को और नीचे के दांतों को सही तरीके से साफ़ करने में सिर्फ 1.5 से 2 मिनट्स लगते हैं। कौन कौन ऐसे ब्रशिंग करता है, मुझे सच सच बताएं? कोई भी नहीं। उसके बाद मैं तो खुद अपनी कितनी गलतियां निकाल के बैठ गई, याद हम क्या करते हैं। अब दूसरा एक और पॉइंट ये है कि ये तो अपने दांतों को सामने से साफ़ कर लिया। अब जो दांतों के बीच, हर 2 दांतों के बीच जो जगह है उसको साफ़ कैसे करना, उसको आप डेंटल फ्लॉस से साफ़ करना है। अच्छा। फ्लॉस 2 तरह की होती है, एक होती है स्ट्रिंग। कुछ लोगों के फ्लॉस से जो है ना ब्लीडिंग होती है, इसका क्या मतलब? जोर से करते हैं ना, कोई गम उनके तो ऐसा नहीं है कि कमज़ोर होते हो सकते हैं गम, लेकिन ये कि वो आप उसके लिए फिर वाटर फ्लॉस की एक डिवाइस आ गई, आप पानी की धार से फ्लॉस कर सकते हैं। हाँ, बट महंगा खर्चा है वो थोड़ा। नहीं, अब तो सस्ती चीज़, अब इतना महंगा नहीं। हाँ, इतना महंगा नहीं, लेकिन अगर जिनका नहीं दिल मानता वो स्ट्रिंग फ्लॉस, धागे वाली फ्लॉस कर लें, जो कि मैं साथ लेके आया हूँ, और वो इस वक्त मेरे लिए फिश वायर वाली, हाँ वो मेरे वो अंदर चला गया। अच्छा। उसका तरीका बहरहाल ये होता है कि आप उसका इतना सा एक पोर्शन उसका स्ट्रिंग फ्लॉस का तोड़ें और मिडल फिंगर पे यूँ लपेट लें, दोनों साइडों पे लपेट के आप इंडेक्स और थंब फिंगर से इसको पकड़ के यूँ हर 2 दांतों के बीच में आप करते जाएं। उससे क्या होगा कि जो हर 2 दांतों के बीच फंसा हुआ खाना वो फ्लॉस हो जाएगा। यूँ आपने एक डायरेक्शन में फ्लॉस करनी है, आरी नहीं चलानी, उससे गम जख्मी होते हैं। अच्छा। यूँ करके ऐसे ऐसे इसको बाहर साफ़ करते जाएं। इससे क्या होगा कि जो माइक्रो ग्राइंडेड फूड पार्टिकल्स हैं उसके साथ चिपक के वो बाहर आ जाएंगे। तो ब्रश करना और फ्लॉस करना ये दांतों की सेहत की अलामत है। जो फ्लॉस है वो भी डेली करना है या दिन में एक दफ़ा करना है? इफ अगर गोश्त खाया हो, चिकन खाया हो या कोई ऐसी चीज़ जो कि फंस गई हो उसके तो फ़ौरन बाद, अदरवाइज रात को। और फ्लॉस भी सुबह या रात को? फ्लॉस दिन में एक दफ़ा कर लें। रात सही है? रात को बेहतर कर लें, क्योंकि रात ही को असल गड़बड़ मचती है दांतों में। बच्चे भी कर सकते हैं फ्लॉस? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, उनके भी दांत हैं, शुरू कर सकते हैं वो भी। बच्चों को जो फ्लॉसिंग है, जब वो शऊर की सद तक आ जाए, लाइक 4-5 साल का बच्चा, बच्चे तो हर चीज़ का मज़ा लेना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हाँ, आधा मुंह में लेके चबाते रहेंगे सारा दिन। तो इसलिए बच्चों की टूथपेस्ट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर वो निगल लें तो टूथपेस्ट की अपनी एक टॉक्सिसिटी होती है। तो जो बच्चों की टूथपेस्ट है वो इस लिहाज से बनाई जाती है कि अगर वो निगल भी लें तो नुकसान ना हो, इसलिए बच्चों को बच्चों का पेस्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हम आपको ज्वाइन करते हैं। बड़ी डिफरेंट चीज़ें थोड़ी सी आज हम इन्होंने बताई हैं। बाकी मैं भी इतने शोज़ करती हूँ, मगर आज थोड़ा सा हमने हट के आपने मुझे बड़ा डिटेल में समझाया, और हम इस तरीके से ब्रशिंग करेंगे। आप ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। अच्छा, फ्लॉस के बारे में हम थोड़ा सा सीखना चाहेंगे। कुछ ऐसे बच्चे जो आप कह रहे थे कि वो भी फ्लॉस कर सकते हैं मगर थोड़े से सेंसिबल हो, तो हम जाहिर सी बात है पेरेंट्स का काम है कि हम उनको सिखाएं, तो अब हमें भी थोड़ा सिखा देंगे बच्चों को हम किस तरीके से फ्लॉस कराएं खुद भी। बिल्कुल, ये फ्लॉस मिलती है बाज़ार में, बड़े हर जगह से फार्मेसी से मिल जाती है। उसका इतना सा थ्रेड तोड़ लें, ये कटिंग ब्लेड लगा होगा। ये सिलाई का धागा नहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, धागा तो वो फिर वो जब डीप करेंगे तो आपके मसूड़े ज़ख्मी करेगा। ठीक है, ये डेंटल फ्लॉस है। अपनी मिडिल फिंगर पे एक लूप इसका बना लें, यूँ एक आप इस मिड फिंगर पर बना लें। ठीक है, लूप बन गया, ग्रिप आ गई। अब अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से इसको पकड़ लें और उसका यूँ रखा और यूँ आप करते जाएं। ये जो टक की आवाज़ आती है ये भी? हाँ, ये जो मेरे दांतों का कांटेक्ट ज़्यादा ना, यहाँ पे फ्लॉस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हर दांत पे करना है? हाँ, यानी कि आपने एक से अगले वहाँ पे एक डायरेक्शन में जाना, ऐसे नहीं करना।
ठीक है। यहाँ वो फूड पहले इसको बिठाना है। हाँ बिठाना है, ये टक देखें की आवाज के साथ। ओके ओके, और उसके बाद उसको फ्लॉस। ओके, और अंदर से बैठ करते, ठीक है ना। ये वो तरीका है जो कि फ्लॉसिंग का बेहतरीन। मेरे जो कि दांतों का कांटेक्ट टाइट है, मेरे खाना फंसता नहीं है, इसलिए थोड़ी सी वो मुश्किल हो रही होगी, लेकिन ये आपको मैंने डेंटिस्ट है, आप अपना ख्याल रखते हैं, तरीका मैंने बता दिया। तो फ्लॉसिंग इज़ द बेस्ट वे कि जिससे आप हर दो दांतों के बीच में फंसे हुए बारीक बारीक ज़रात को भी साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, फ्लोराइड जो है उसके बारे में बताएं, क्या पेस्ट के अंदर होता है फ्लोराइड? हर पेस्ट में फ्लोराइड लगाने की ज़रूरत है? हर पेस्ट में टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। ये जो आजकल जो आ रही हैं, जो फ्लॉसेज आ रही हैं, इनमें भी उन्होंने थोड़ा सा उसमें ऐड किया होता है। तो उसके नुकसान होते हैं? नो, लोग तो कहते हैं बड़ा ज़्यादा नुकसान है, बच्चों के लिए फ्लोराइड नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा। नहीं, फ्लोराइड तो बेसिक एक एसेंशियल पार्ट है। इनकी फ्लोराइड की एक मखसूस मकदार है कि 1 ppm कहते हैं, 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ वाटर। 10 लाख हिस्से पानी होगा तो 1 हिस्सा फ्लोराइड होगा। इससे कम होगा तब गलत है, ज़्यादा होगा तब गलत है। देही इलाकों में जहाँ पे कम बोर का पानी होता है, वहाँ के लोगों के दांत आपने देखा है पीले पीले या ब्राउन दाग होते हैं, जो कि दूर ही नहीं होते। अच्छा। वो फ्लोराइड ज़्यादा होने की वजह से होते हैं। इस बीमारी को फ्लोरोसिस कहते हैं या मॉटल्ड एनामल कहते हैं। अच्छा। तो देही इलाकों में जहाँ हाथ से नलका वो चलाते हैं और वो कम बोर का पानी होता है, उनके बच्चों के दांत बड़े होके दागों वाले बनते हैं। अच्छा, कहते हैं कि जो फ्लोराइड है या ऐसे कोई टूथपेस्ट उससे मुंह का कैंसर भी होता है। इज़ दैट ट्रू? इसकी कितनी सच्चाई है? एक मिथ है। मुंह का कैंसर तो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसका कुछ पता नहीं होता, लेकिन जो मुंह का कैंसर, उसके कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स या जो जिन बातों से कैंसर हो सकता है, वो है स्मोकिंग, वो है पान, छालिया, गुटखा या ज़्यादा देर सनलाइट में घूमते। अच्छा, पान और पान का पत्ता तो नुकसानदेह नहीं, और कत्था और चूना भी नुकसानदेह नहीं, मगर तंबाकू नुकसानदेह जिससे है ना। यस, तंबाकू भी नहीं, पान का पत्ता वो भी इटसेल्फ कैंसर का बायस है, क्योंकि जिन इलाकों में वो उगता है वहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत कम होती है, पानी खड़ा रहता है। तो क्लेमाइडोमोनास नामी एक बैक्टीरिया है या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि पान के पत्तों में होता है। फिर आपने देखा कि हमारे यहाँ जितने भी पान के पत्तों में, जी, आपने देखा कि पान फरोशन ने उसको एक कटोरे में पानी में रखा होता है, फिर उनके हाथ भी गंदे हैं, उसी से वो पकड़ के बनाते हैं। फिर वो जो चूने कत्थे का बर्तन है, पता नहीं कब से पड़ा हुआ है, वो है। फिर जो पैकिंग है कहाँ से आई है, कंटामिनेटेड है, साफ़ है, ये तो कोई कुछ नहीं। फिर आप खा के उसको मुंह में रखते हैं आधा घंटा। तो जो ओरल कैंसर की बड़ी वजूहात में से एक छालिया, फ्लेवर्ड छालिया या केमिकल वाली छालिया, और एक पान का पत्ता, और तमाम जितने फैक्टर मिला के ये ओरल कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, टूथब्रश जो होता है उसके ऊपर पेस्ट कितनी कोई लगानी चाहिए? पेस्ट आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ तक मैं बताता हूँ कि अगर ये टूथब्रश है, कैमरे में दिखाइएगा तो इसका मुझे दिखाइएगा, एक मिनट से बता। इसका तो यहाँ से शुरू करें, यहाँ तक लगाना। आधा पोर्शन, इस ब्रश का आधा पोर्शन टूथपेस्ट से कवर कर लें, काफ़ी है। आधा ये टूथपेस्ट जितना ब्रश के ब्रश है इसको आधे तक आप टूथपेस्ट से कवर कर लें, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सर, आपने एक बात घुमाई है, वो ये कि मैंने आपसे पूछा था कि सॉफ्ट ब्रश, मीडियम ब्रश या फिर किस तरीके का। मैं आपको बता दिया था कि आपको डॉक्टर के पास आना जरूरी है। बिल्कुल आना पड़ेगा। देखें, आपके अगर मसूड़े ब्लीड, आप लोग पैसे भी तो बहुत मांगते हैं, पर बंदा इतनी सी बात के लिए आ जाए। आप खुद मिसाल थोड़ी सी बता दें। अभी मैंने आपको किसी डॉक्टर के बिल दिखाए, मेरा खुद अपना डेंटिस्ट का मसला चल रहा है, मैंने आपको दिखाए, ठीक है। तो क्योंकि मेरे एक इम्प्लांट का मसला चल रहा है, इम्प्लांट के ऊपर जो है ना मुझे एक गिलाफ सा पहनना पड़ा है, क्योंकि मैं टीवी पे आपके सामने हर वक्त आती हूँ, तो मैं जो हूँ वो इम्प्लांट के साथ तो नहीं आ सकती, जाहिर सी बात है। मुझे गिलाफ पहनना पड़ा है अपने दांतों के ऊपर, जिसकी वजह से मेरे बल्क जो है बहुत ज़्यादा हो गए दांतों में। मुझसे लोग पूछते भी फिर रहे हैं क्या किया है, क्या किया। कोई मैंने बोटॉक्स नहीं करवाया, कोई फिलर नहीं करवाया होंठों पे। मेरे दांतों के ऊपर एक गिलाफ चढ़ाया है, जो कि मेरे इम्प्लांट जो हुआ है उसको हील होना है। और मैं टीवी पे ना आती होती तो मैं वो गिलाफ का इस्तेमाल नहीं करती, लाइक इट्स अ कवर फॉर द टीथ। अच्छा, तो आप बताएं, वो ये शिकवा कि हम प्राइवेट डेंटिस्ट पैसे ज़्यादा लेते हैं, तो सर लेते हैं ना। ओके, आप सरकारी हॉस्पिटल में साल में एक दफ़ा जाके दिखा दें। अगर आपके मसूड़े ब्लीड कर रहे हैं तो जाहिर बात है हार्ड ब्रश या मीडियम ब्रश आपको और ब्लीड करेगा। सर, सरकारी लाइन जो लगानी है उसका क्या करना है? पैसे नहीं बता रहे, वो नहीं बता रहे, देखो कितनी गलत। आप बता दें भाई। एज वेल आई एम कंसर्न, मेरे कंसल्टेशन चार्जेस बहुत थोड़े हैं, ठीक है। अच्छा, आप चाह रहे सिर्फ मेरे पास आ जाओ, कतार लग जाए। थोड़ा तो बताएं ना, सॉफ्ट ब्रश बच्चों के लिए, सॉफ्ट या मीडियम या कुछ। आप बच्चों को अब हमने ब्रश खरीदा, हम कैसा खरीदा है? आप लें मीडियम ब्रश लें,
अच्छा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो हैं ब्रश, उसमें से मीडियम ब्रश लें। हार्ड लेने से ब्लीडिंग हो सकती है, सॉफ्ट से आमतौर पे सफाई नहीं होती क्योंकि सॉफ्ट ब्रश के ब्रशेस मुड़ जाते हैं। हम सॉफ्ट ब्रश उन पेशेंट्स को देते हैं जिनके मसूड़े पहले से ब्लीड कर रहे हों या उनको कोई मसूड़ों की बीमारी हो। अच्छा। मसूड़े सूजे हुए हैं, ब्लीड कर रहे हैं, तो हम सॉफ्ट ब्रश देते हैं। कुछ डेंटिस्ट कहते हैं बिल्कुल ही सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल, तो इसका मतलब ये नॉट द राइट थिंग। नो, सॉफ्ट ब्रश हमेशा साफ नहीं करता, क्योंकि अगर आप उसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे उसके ब्रिस्टल मुड़ जाएंगे, तो ब्रश ही मुड़ जाएगा तो सफाई क्या करेगा। लास्ट सवाल, ये जो वाइटनिंग वाले टूथपेस्ट आते हैं ये यूज़ करने चाहिए, ये ख़राब होते हैं? जो ऑनलाइन आप लेते हैं जिसको हम कहते हैं ओवर द काउंटर, जिसको डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है, मोस्टली लोगों को ऐसे टूथपेस्ट करने के बाद सेंसिटिविटी की शिकायत होती है। तो अगेन मैं फिर कहूँगा कि डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपको वो डिसाइड करके बताए कि कौन सा जो ब्लीचिंग जेल है वो आपके लिए बेहतर है। वाह। ठीक है, ये 15 मिनट से लेकर 45 मिनट का एक प्रोसेस है जिसमें हम अल्ट्रावायलेट बीम के साथ दांतों को वाइट करते हैं। सर, ये जो सोडे में नमक लगा के लोग दांतों पे रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये कोई नुकसानदेह तो नहीं? नमक तो ना डालें, लेकिन थोड़ा सा सोडा और थोड़ा सा पानी मिला के उसकी कर लें, लेकिन ये ज़्यादा नहीं करना, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा, क्योंकि इससे जो मुँह की pH फ़र्क हो सकती है और ज़्यादा बेकिंग सोडा आपके दांतों को नुकसान दे सकता है। वाह, मज़ा आ गया आज। और लास्ट मुझे बता दें, मिसवाक, अगर कोई टूथपेस्ट इस्तेमाल ही नहीं करता तो मिसवाक के साथ दांत साफ़ हो सकते हैं या मिसवाक के साथ थोड़ा सा टूथपेस्ट भी ज़रूरी है, ब्रशिंग ज़रूरी है? आपको पता है कि ब्रश मिसवाक की ही मॉडिफाइड किस्म है। वाह। मिसवाक में जो उसका जूस बनता है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो हाईली एंटीसेप्टिक होता है, बड़ा मुफीद होता है। और आपने देखा मिसवाक वाले अक्सर लोग यूँ कर रहे होते हैं, जो कि मैंने आपको तरीका बताया। मिसवाक कभी यूँ नहीं करते लोग, आप देखो यूँ इसी से साफ़ होता है। जो मिसवाक के ब्रिस्टल्स हैं वो दांतों के बीच में घुस जाते हैं, उनको तो फ्लॉस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती मिसवाक वालों को। सो मिसवाक इज़ हाईली इंडिकेटेड, हम उसका मशवरा देते हैं। लेकिन मिसवाक में थोड़ा सा एक पहलू ये है कि वो पीछे तक नहीं जा सकता, उसके लिए फिर टूथब्रश बनाया गया जिसका एंगल हेड होता है जो पीछे तक चला जाता है, तो वहाँ भी ओपन शेप करना चाहिए जैसा कि मैंने बताया। तो मिसवाक बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, मगर मैं आपको ये बता दूं आज भी हमारे प्रोग्राम में कुछ ज़बरदस्त चीज़ें हैं। एक मेहमान तो मेरी यहाँ पर आके बैठ भी गई हैं, नैयरा आपा जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज बालों और स्किन के हिसाब से बड़े ज़बरदस्त नुस्खे आपके लिए। टेक अ ब्रेक। ओके, अच्छा, ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आई हैं मेरे पास। नैयरा आपा जी मौजूद हैं। लास्ट भी आपने एपिसोड बहुत अच्छा किया। मैं जहाँ जहाँ गई हूँ मुझसे लोग पूछ रहे थे कि नैयरा आपा जो है उनसे ये पूछ दें, वो तेल वाकई ये और ये सब इस्तेमाल करना शुरू हो गए। मैंने कहा भाई ये बहुत कारआमद चीज़ है, मैं तो तेल आपके साथ बनवा के भी लेके गई। हाँ जी, बिल्कुल तो ऐसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने तो यूज़ किया, मेरे बालों में एक शाइन और सॉफ्टनेस जो है ना वो आई भी। मैं बाद में आपसे और भी तेल में बनवाऊँगी जब वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि आज ये जो इतनी खुशबुएं आ रही हैं, हाँ ये क्या है? हाँ जी, आजकल आपको पता है कि जो टाइम जा रहा है वो इंस्टेंट का जा रहा है। टाइम किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हर कोई कॉन्शियस है इस चीज़ को लेकर के, उनके स्किन के इश्यूज, हेल्थ के, हेयर के बहुत ज़्यादा है। तो ये वो वाली चीज़ें हैं कि आप महंगी महंगी प्रोडक्ट जिस पे टैग लगा होता है कि 100% हर्बल, ऑर्गेनिक, इसके अंदर नेचुरल चीज़ों के जो है वो एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि ये एक्सट्रैक्ट्स आपने किस तरह से बनाने हैं। आपके इर्द गिर्द आपके जड़ी बूटियां, फूल, हर चीज़ आपके जो है वो पार्क में निकल जाए, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो उन चीज़ों को इन्फ्यूज़ करके आपने किस तरह से जो है वो अपने पास रखना है, उसको हम 6 महीने, उसको हम 1 साल तक किस तरह से प्रिजर्व जो है वो रख सकते हैं। तो ये आज का जो प्रोग्राम है टोटल डिफरेंट है, बहुत मज़े का है, हमारी न्यू जनरेशन के लिए भी और उस जनरेशन के लिए भी कि जो करना चाह रहे हैं, 50+ है और कोई शुगर की बीमारी है, कोई मसला है, चल नहीं सकते, लेकिन वो चाह रहे हैं कि उनको एजिंग आ रही है, उनके स्किन के ऊपर इस तरह से मसले मसाइल आ रहे हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको वो खुद से बड़े इजी वे से बनाएं, यूज़ करें और उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। महंगी महंगी प्रोडक्ट जो है वो ख़रीद के डेफिनेटली उसके रिजल्ट होते हैं। इसके जो रिजल्ट हैं, जो आप 2500 का या 5000 का या 10,000 की कोई भी क्रीम या प्रोडक्ट लेते हैं, तो इसके रिजल्ट इंशाल्लाह ताला, जैसे मैं हर प्रोग्राम में क्लेम करती हूँ, मैं ये क्लेम करती हूँ कि आपको बहुत आउटस्टैंडिंग उन प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं और बहुत सस्ते, और ये चीज़ें आप खुद से भी बना सकते हैं। बताएं फिर 1 बाय 1 करके कौन कौन। हाँ जी, ये देखें, ये सारे जो मैं आपके साथ जो है वो एक्सट्रैक्ट लेके आई हूँ फिजा, अगर आप इनको लें, आप इन्हें इनहेल करें, ये तकरीबन कोई मैंने 2 महीने पहले बनाया हुआ है, कोई 6 माह पहले बनाया हुआ है, ये सेफ है। इनके अंदर का अरोमा, इनकी क्वालिटीज़, इनके बेनिफिट्स वो
एज इट है, बिल्कुल ऐसे ही पे खुशबू है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जब आप अपने बनाएंगे, आप इसको अपनी ड्रेसिंग पे रखेंगे, ये आपकी ना सिर्फ स्किन, आपकी मेंटल हेल्थ, आपको आपकी सोल, आपको इतना ज़्यादा आप रिलैक्स फील करेंगे कि आप फेस पे तो लगाएंगे, लेकिन इसको इनहेल करके आपकी आधी से ज़्यादा थकावट उतर जाएगी। यहाँ खड़े होके ऐसे लग रहा है जन्नत में खड़ी हूँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अल्लाह की कसम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा। सबसे पहले हम बात करेंगे किंग ऑफ जो है वो अरोमा थेरेपी ऑयल्स की। अच्छा, ठीक है। किंग ऑफ ऑयल्स की हम बात करेंगे। ये वाला जो ऑयल, क्योंकि सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही बहुत ज़्यादा इशू प्रॉब्लम जो हो रही होती है वो ड्राइनेस को लेके हो रही होती है। जितने मर्जी जो है वो आप कोल्ड क्रीम लगा लें, ऑयल लगा लें, ड्राइनेस नहीं जाती। ठीक है, ये है लुबान। ठीक है, लुबान की आज तक आपने जी, आज तक आपने ये देखा होगा, सुना होगा कि लुबान की सिर्फ धुनी देते हैं। लुबान का जो एसेंशियल ऑयल है, ये आपकी ओवरऑल आपके स्किन के कोई भी इशू है, चाहे जो है वो ड्राइनेस आ रही है, प्रीमेच्योर एजिंग आ रही है, झुर्रियां हैं, रिंकल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, हर तरह के इशू को ये ट्रीट करेगा। वाह, लुबान ये नजर उतारने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जी, बिल्कुल। ये बहुत इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि अबाई पहनती हैं तो वो ना लुबान की धुनी लेती है पूरे अबाई के अंदर, अपने अबाया खोल के उसके अंदर लुबान की धुनी लेती है। एक तो ये नेगेटिविटी को जो है वो दूर करता है, और दूसरे नंबर पे इसका जो अरोमा है एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, तो इसके बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट है। एवं इसका जो है वो अहादीस में जो है वो जिक्र नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसको जो है वो आपने दो तरह से हम इसको बनाएंगे, वाटर बेस भी और इसको हम ऑयल बेस भी। ये मैंने पानी के अंदर जो है वो इसको भिगो के रखा हुआ है, तकरीबन 10 से 15 जो है वो इस पे घंटे लगते हैं इसको मेल्ट होने में। ये थोड़ा सा जो है वो मेरे पास डलियों फॉर्म में, आपने इसका जो है वो पाउडर लेना है। आपने क्या करना है, अगर 100 ग्राम आपके पास जो है वो लुबान का पाउडर है, तो आपने इसके अंदर 200 ml वाटर डाल लेना। अच्छा, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल एक दूध की तरह से जो है ये वाइट बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास लुबान का वाटर सोलबल एक्सट्रैक्ट बन गया। ठीक है, इसको अगर आप जो है वो अपने फेस के ऊपर, इसमें से आप लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, आप जो है वो किसी भी रोज वाटर वगैरह के अंदर इसको आप डाल के आप इसको एज अ मिस्ट भी यूज कर सकते हैं, एज अ जो है वो आप फेस टोनर भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी ड्राइनेस को खत्म करेगा। इसका जो अरोमा है, इसकी जो खुशबू है, वो सारा दिन आपको कोई परफ्यूम, कोई इतर आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हाँ जी, बिल्कुल। ये आप अपनी फुल बॉडी पे इसको कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो पसीना आता है या स्मेल आती है पसीने से, तो यानी कि हेड टू टो जो है ये आप इसको जो है वो एज अ टोनर यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो है वो हम ऑयल बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने हाँ जी लुबान के पाउडर का, जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि ये किंग ऑफ ऑयल है। ठीक है, तो इसका जो है ये पाउडर मैं अभी देखती हूँ इधर ये जो नहीं, ये वाला पाउडर है नहीं, ये वाला पाउडर नहीं है इसका। मैं अभी देखती हूँ, मेरा ख्याल है चीज़ों में बेटे वो दीजिएगा उतनी देर में। हाँ जी, हम लुबान का मैं आपको ऑयल बनाना बताती हूँ, उतनी देर में आप लोगों को जो है वो बताऊंगी कि जिस तरह से आजकल जो है वो लैकोरिश या मुलट्ठी का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है स्किन वाइटनिंग के लिए। अगर फ्रैकल्स हैं, पिगमेंटेशन है, बेटे पानी दीजिएगा, पिगमेंटेशन वगैरह है, उसके लिए ये जो मैंने एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं, इनको मैंने किस तरह से बनाया, ये किन किन चीज़ों के हम किस किस तरह बना सकते हैं ये भी बताती हूँ। लेकिन एक एक्सट्रैक्ट जो है वो बनाना आपको जो है वो बताती हूँ। इसके लिए जो है ये हमने वेजिटेबल ग्लिसरीन, जो हमारी कॉस्मेटिक्स ग्रेड है, ये हमें जो है वो चाहिए। इसके लिए ये देखें, ये तकरीबन मैंने 200 ml जो है वो इसके लिए जो है वो हमने ग्लिसरीन लेनी है। आप देखें सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही जो है वो हमारा जो एक ट्रेडिशनल जो नानियों दादियों का चलता होता था कि ग्लिसरीन के अंदर रोज वाटर और लेमन डाल के जो है वो यूज करते थे। ठीक है, ये ग्लिसरीन हमें कहाँ से मिलेगी? ये ग्लिसरीन आपको मिल जाएगी आम पंसारी वगैरह की दुकान से, आपको मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी। वेजिटेबल ग्लिसरीन उनको कह के ले 200 ml हमने ग्लिसरीन लिया और 200 ml के करीब हमने इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो है वो अगर हम हल्दी और मुलट्ठी का ये एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, ये एक्सट्रैक्ट जो है ये आपकी पिगमेंटेशन को, आपके दाग धब्बों को, फ्रैकल्स को, ड्राइनेस को खत्म करेगा। इसके अंदर जो है वो तकरीबन हम 1 टेबलस्पून के करीब ऑर्गेनिक हल्दी,
ठीक है। आपकी हल्दी जो है वो खालिश होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये खालिश हल्दी है। इसका मैंने पाउडर, जी इसका मैंने ये पाउडर बनाया है। इसके अंदर जो है वो हमने, हाँ जी, ऑर्गेनिक हल्दी और तकरीबन 1 टेबल स्पून ही इस तरीके से जो मुलट्ठी का पाउडर, ये हम इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करके 15 से 20 दिन के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ये मेरा एक्सट्रैक्ट जो है वो फिजा बना हुआ है, ये वाला आप चेक कीजिएगा। हाँ जी, ये मेरा मुलट्ठी का एक्सट्रैक्ट है। ये देखें, आप इसको स्मेल भी करें, इसको आप लगाएं भी, ठीक है। और ये मेरा हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, ये आपको इसमें हल्दी नजर आ रही होगी। अच्छा, अब इसको 1 साल या 1.5 साल के लिए हमने प्रिजर्व किस तरह से करना है, ये आपको कॉस्मेटिक शॉप से आराम से मिल जाएगा। फिनॉक्सी एथेनॉल, जहाँ पे कॉस्मेटिक्स मेकिंग की चीज़ें मिलती हैं, ये वहाँ से मिलेगा फिनॉक्सी एथेनॉल। इसके चंद ड्रॉप्स हम इसके अंदर डाल देंगे तो ये आप इसमें कंटेमिनेशन नहीं होगी। ये 1.5 से 2 साल तक आराम से आपका ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तकरीबन 5 ml के करीब मैंने इसके अंदर फिनॉक्सी एथेनॉल डाल दिया। ये आपका साल से 1.5 साल तक ये वाला एक्सट्रैक्ट ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इसमें कंटेमिनेशन नहीं होगी। इसको अब यूज़ हमने किस तरह से करना है, अब इसको हमने यूज़ किस तरह से करना है। आपने जो है वो रोज़ वाटर लिया, ठीक है। रोज़ वाटर के अंदर आपने इसका तकरीबन 10 ml, ये आपका प्योर फॉर्म के अंदर एक्सट्रैक्ट जो है ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमने बनाया है ये इस तरह से इस कलर के अंदर आ जाएगा 10-15 दिन के बाद। अच्छा, ये आपका प्योर फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये इस्तेमाल हमने 10-15 दिन के बाद करना है। जी बिल्कुल, 10-15 दिन के बाद रख के, ये नहीं कि आज बनाए तो इसको इसी तरह से। अच्छा, हाँ जी। अगर आप उसी टाइम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसको गर्म पानी के अंदर रख दें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ये फौरन इन्फ्यूज हो जाएगा। अच्छा। इसके कंपाउंड्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड होने की बजाय जब आप गर्म पानी में रखेंगे तो सारे इसके जो कंपाउंड्स हैं इसमें ऐड हो जाएंगे। अच्छा, मज़े की बात बताऊं कि हमारे जितने भी हर्ब्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनके अंदर कुछ ऑयल सोलेबल कंपाउंड्स होते हैं, कुछ वाटर सोलेबल कंपाउंड्स होते हैं और कुछ स्टीरॉयडल कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा। स्टीरॉयडल जो कंपाउंड्स होते हैं वो बड़ी कम क्वांटिटी के अंदर होते हैं, बट उनके मैजिकली रिजल्ट होते हैं। अच्छा। इसके अंदर हमने ग्लिसरीन भी डाली और फिनॉक्सी एथेनॉल, ये तीनों कंपाउंड्स को जो है वो उसमें से एक्सट्रैक्ट कर देगा। वाह, ठीक हो गया। तो ये आपका प्योर, आपके पास फिनॉक्सी एथेनॉल नहीं है आप बेशक ना डालेंगे, 3 माह के लिए आपका खराब नहीं होगा, सर्दियां आपके सुकून से गुजर जाएंगी, 3 माह बाद दोबारा बना लें। फिनॉक्सी डाल के फिनॉक्सी एथेनॉल के साथ ये है कि ये 1.5 साल तक खराब नहीं होता। अच्छा, कंटेमिनेशन इसमें नहीं होती, वो प्रिजर्व कर देता है ना कॉस्मेटिक्स को आपकी। तो जैसे वो जो कॉस्मेटिक क्रीम्स होती हैं, जी 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 बिल्कुल, इनके अंदर हम प्रिजर्व डालते हैं। एक कॉल हम शामिल करें, काफी देर से होल्ड पे उज़मा की कॉल है, उनसे बात करना है। जी अस्सलाम वालेकुम उज़मा, कॉल दीजिएगा। हाँ जी, उज़मा है। जी जी, मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी, ये साथ है, बात कीजिएगा, बात कीजिएगा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी आपा, मैंने आपसे एक दो बात पूछनी थी कि मेरे हस्बैंड को ना आधे सर का दर्द होता है जब सूरज निकलने के बाद, 12 बजे के बाद उनको होता है। तो 15-20 दिन के बाद होता है, कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे। सही। तो हमें किसी ने बताया था कि लवेंडर के फूल जो है ना वो आप उनको कावा दें। पूछना है कि उनके लिए तो क्या चीज खाने में दूं, और जो लवेंडर के फूल है इनको जब पेन हो तब उनको दूं उसका कावा, या वैसे रेगुलर उनको देती रहूं? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बात ये है कि मेरे बच्चों के बाल बहुत ज्यादा ना सफेद हो रहे हैं। ठीक है, क्या उम्र है बच्चों की? एक बच्चे की उम्र जो है वो 14 साल है और एक की 20 साल है। अभी आपको ब्रेक के बाद जवाब यहाँ पे बताते हैं, हमारे साथ रहिएगा एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी, हम अब जो है एक आप मुझे बताने लगी थी जो पाउडर मिल नहीं रहा था। हाँ उसका लुबान का, हाँ जी, जो लुबान का जो है, हम जिस तरह से किंग ऑफ ऑयल की हम बात कर रहे थे,
तो लुबान का जिन लोगों की जो है वो ड्राईनेस बहुत ज़्यादा जो है वो वक्त से पहले झुर्रियाँ आ रही होती हैं, सर्दियों के अंदर वैसे स्किन जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल ही जो है ना वो नुचड़ गई है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो मैं आपको जो है वो किंग ऑफ ऑयल लुबान के साथ आपने ये वाला जो ऑयल बनाना है ये आप बना के रखें और सर्दियों के अंदर आप यूज़ करें। आप बिलीव करें कि आपके ये वाले जो सारे इशू है, मसले मसाइल है, ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो है ये देखें लुबान का जो है ये पाउडर लेना है, ठीक है। पाउडर फॉर्म के अंदर आपने जो है वो लुबान लेना है और उसके अंदर आपने जैसे 50 ग्राम जो है वो लुबान का पाउडर है ये आपने चक्की से पिसवा लेना है। ये थोड़ा सा इस फॉर्म में होता है, ठीक है, क्योंकि ये रेजन है, हाँ क्योंकि गूंद है ये दरख्त की। इसके अंदर 50 ग्राम ही जो है वो जोजोबा ऑयल, ठीक है। जोजोबा ऑयल आपको पता है स्किन के लिए कितना ज़बरदस्त है, कितने इसके जो है वो बेनिफिट्स हैं। 50 ml ही इसके अंदर आपने बादाम का तेल डालना है, ठीक है, और 50 ml ही इसके अंदर आपने जैतून का तेल, ये 3 ऑयल डाल के आपने इस ऑयल को 10-15 दिन के लिए इसको आपने छोड़ देना है। अच्छा, 10-15 दिन के लिए छोड़ देंगे। ये वाली जो रेजन है, ये गूंद है, जो लुबान का पाउडर है, इसके अंदर सारा डिज़ोल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो ऑयल है ये आपका बेहतरीन है आपकी ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। किसी भी तरह के आपके इश्यूज़ हैं तो आप इसको नाइट में फेस पे अराउंड द आइज़ लगाएं, ये डार्क सर्कल्स को भी ख़त्म करेगा। और इसका जो अरोमा है वो इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग है कि अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो आप हल्का सा ऑयल लेके अपनी कनपट्टियों पे जो है वो आप मसाज करें, थोड़ा सा कान के पीछे मसाज कर लें, आपको बहुत ज़्यादा एकदम से जो है वो रिलैक्स फील करेंगे और नींद आएगी। उसके बाद जो है वो सर्दी के मौसम में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाती है, छाती, रेशा, बलगम, तो यही वाला ऑयल अगर आप जो है वो हल्का सा नीम गर्म करके आप जो है वो चेस्ट पे हल्का हल्का मसाज करें, बैक पे मसाज करें, हाँ बच्चों के जो है वो आप पिंडलियों वगैरह पे अच्छे से जो है वो मसाज कर दें तो आप देखें कि इससे कंजेशन भी जो है वो ख़त्म होगी। और बच्चा अगर नहीं सो पा रहा, जिस्म में क्रैम्स है, सारा दिन खेलना भागना दौड़ना, जी बॉडी की आपकी किसी भी तरह की मस्कुलर पेन है ये उसको जो है वो रिलीफ देता है, रिलैक्स करता है। अच्छा नैयर आपा, वो हमें जो कॉल आई थी ना उस्मा जी, हाँ जी, जो कह रही थी कि उनके मियाँ को आधा सर का दर्द रहता है और उनके बच्चे जो हैं उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। मुझे दूसरा बड़ा बच्चा है उनका, वो 20 साल का है, उसके भी बाल इतनी जल्दी सफ़ेद। हाँ बस हो जाते हैं बच्चों को, जिस तरह से नज़ला ज़ुकाम इस तरह की रेशा वगैरह की जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है तो ये इशू हो जाता है। उसके लिए मैं आपको वो रेमेडी बताती हूँ जो कि इफेक्टिव है और जिन लोगों को भी बताई है, यूज़ की और उन्होंने उसकी जो है वो तारीफ, अच्छा फीडबैक मिला। आपने क्या करना है, सफ़ेद मूलसरी जो है वो 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, 50 ग्राम ही इसके अंदर खशखाश, अच्छा ये तीनों चीज़ें आपने क्या करना है, हम वज़न ले के इसमें अगर गर्मी वाली उनकी तबीयत नहीं है तो तिल भी 50 ग्राम वाले, लेकिन अगर हिद्दत वाली गर्मी वाली तो नेचर है फिर तिल नहीं डालने। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम का जो है ये आप पाउडर जो है वो बनवा लें। तो ये वाला पाउडर दूध के अंदर जो है वो सुबह में भी दें और रात में भी, जैसे एक चाय का चम्मच इसका पाउडर बन गया, इसका पाउडर बन गया। रात को 1 कप नीम गर्म दूध करें, उसके अंदर ये वाला साथ इसमें वो मिश्री मिक्स कर लें या हनी डाल लें, चीनी वगैरह नहीं डालनी है। अच्छा, चीनी तो ये 1 चाय की चम्मच अगर लेना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि अगर उनका नज़ला ज़ुकाम बलगम की वजह से प्रॉब्लम इशू हो रहा है तो उसके साथ जो है वो दिमागी कमज़ोरी की वजह से जो है वो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसके साथ जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उनके मियाँ के आधे सर का, हाँ जी, जो आधे सर का जो दर्द है उसके लिए जो है ना ये उनके लिए मूली और शलजम, इसका सिरके के अंदर अचार बना के रखें। मूली और शलजम दे के उसको धो के उसको छील के उसकी काशे जो है वो काट के उसको हल्का सा चाहे ओवन में थोड़ा सा स्टीम कर लें या हल्का सा नॉन स्टिक फ्राई पैन में डाल के ऊपर से ढाँप दे और हल्की सी आग, कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना, वो सॉफ्ट हो जाएंगे, सोगी हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। फिर क्या करना है, ऑर्गेनिक सिरका लेना है, चाहे जामुन का ले लें, चाहे जो है वो सेब का ले लें। ऑर्गेनिक सिरके के अंदर ये डालें, उसमें थोड़ा सा पिंक साल्ट डालें और थोड़ा सा जो है वो काली मिर्च या जो भी मसाले के अचार के मसाले हैं वो थोड़े थोड़े से जो है वो डाल दें। ये वाला अचार जो है वो हर जिन लोगों को माइग्रेन की जो है वो प्रॉब्लम है, इशू है, खाने के साथ एक तो ये वाला अचार ले। माइग्रेन ही आधे सर का दर्द, आधे सर का दर्द, हाँ जी, फॉर्म्स होते हैं उसमें से ये एक फॉर्म है, हाँ जी। तो ये खाने के साथ दूसरे नंबर पे जिस साइड पे उनको जो है वो दर्द होता है ना, जिस टाइम पेन नहीं है, ठीक है, इजी बैठे हुए हैं, तो वो दिन में डेली 4 से 5 छींके ले,
जबरदस्ती खुद जी मतलब खुद नाक में कपड़ा डाल के या फिर कॉटन कोई बड ऐसे, लें, हाँ। हल्का सा टच करें, छींके आ जाए, हल्का सा टच करें, छींके आ जाए, 4 से 5 छींके लें। आप यकीन करें कोई भी मेडिसिन खा खा के तंग आ गए है ना, तो ये आप रेमेडी करें, आप फील करेंगे कि ना आहिस्ता आहिस्ता कम होगी और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला पेन दर्द जो है वो खत्म होना एक ब्रेक के शुरू हो बाद जाएगी। मिलते हैं, नहीं जी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बताएंगे क्रैक हील्स का और क्या क्या। हाँ जी, क्रैक हील्स और वो बच्चे के जो ऑयल तो लगाना चाह रहे हैं, बालों में भी मसले मसाइल है, गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, बाल नहीं बढ़ रहे, तेल लगाने का टाइम नहीं है, तो ये वाले जो एक्सट्रैक्ट्स हैं बेसिकली आप अगर ये बना लेते हैं तो इसको जो है वो आप वाटर में डालें, स्प्रे करें, आपको तेल लगाने की जरूरत तो वो नहीं है, चिकनाहट वो चीजें कुछ भी नहीं होगा। जो लौंग की या जो भी हम जिस तरह से रोजमेरी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ये हम लेना चाह रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि तेल के अंदर ही आप इनके बेनिफिट्स को लें, अच्छा। तो इनको इन्फ्यूज़। रोजमेरी का तो इतना वायरल चल रहा है हर जी, जगह जी, सोशल जी, मीडिया जी, पे। जी, जी, इज जी। दैट रियली वर्थ इट? ये सब बकवास है, झूठ नहीं बोलते नहीं हैं नहीं लोग। नहीं नहीं, जबरदस्त जबरदस्त इसके रिजल्ट हैं। ये देखें, ये मैंने रोजमेरी और लौंग का जो है वो एक्सट्रैक्ट जो है वो बनाया हुआ है। आपने क्या करना है, इसी तरह से जो है वो 50 ml ग्लिसरीन और 50 ml डिस्टिल्ड वाटर डाल के, अच्छा। और आपने इसके अंदर 20-20 ग्राम लौंग प्रोसेस को सेम है। जी जी जी, लौंग को मोटा मोटा कूट लेना है और रोजमेरी इसके अंदर डाल के आप जो है वो इसको गर्म पानी में रख दें या 15 से 20 दिन पड़ा रहने दें। अच्छा। इनकी जितनी क्वालिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, इसमें इन्फ्यूज हो ये जाएंगे। इन्फ्यूज होके ऑयल बन जाएगा। हाँ जी, ये आपका बन गया। आपने जो है वो फिर क्या करना है, ये देखें जिस तरह से मैंने शावर बोतल में डाला हुआ है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जो है वो आपने अगर 50 ml आपने वाटर लिया है, 50 ml ही आप ये वाला पानी इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट हमने रोजमेरी और लौंग का बनाया इसमें डालें। हम पानी क्यों मिक्स करते हैं? पानी क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको पानी के साथ डाइल्यूट कर हाइपोटेंसी है। जी जी जी, इसको डाइल्यूट आपने, ये हाइपोटेंसी आपका जो है ये एक्सट्रैक्ट जो है वो बन गया है। आपने तेल नहीं लगाना, आपके बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, रफ हैं, तो आपने बाल धोने के बाद आपने इसको जो है वो अपनी रूट्स लेंथ एंड पे स्प्रे कर ले। ये बहुत जबरदस्त लौंग का, रोजमेरी का जो अरोमा है सारा दिन जो है वो आपके बालों से आएगा। आपके जो है वो परफ्यूम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, और आपके बालों के लिए भी बेनिफिशियल। हाँ, कुछ लोग पसंद नहीं करते ना ऑयल, तो उनके लिए ये काम पूरा कर देगा। जी, इसी तरह से ये ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, ये ग्रीन टी का मैंने एक्सट्रैक्ट बनाया है। ये भी जिन लोगों की बहुत ज्यादा स्किन सेंसिटिव, रैश, खारिश, ड्राइनेस हो जाती है सर्दियों में, आप जो है वो इसी तरह से ग्लिसरीन वाटर के अंदर इसको जो है वो बना के रखें, और ये वाला जो है वो आप अपनी किसी भी कोल्ड क्रीम के अंदर आप थोड़ा सा ये लें, थोड़ा सा कोल्ड क्रीम लें, इसको मिक्स करें। ये आपकी, अगर आपने 200 की कोल्ड क्रीम ली है तो ये मिक्स करने के साथ वो आपकी 2000 की बन जाएगी, क्योंकि नेचुरल ऑर्गेनिक इन्फ्यूज उसके अंदर जो है वो, तो उसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। उसके अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये तुलसी, ये आपका जो है वो न्याज़बो, हाँ जी, ये तुलसी जो हमारी आम है, ये वाली जो तुलसी है, ये दोनों तुलसी की फॉर्म है। तो ये इसका भी कौन सी वाली के आगे पूजा की जाती है? इसके आगे। अच्छा, ये हाँ जी, ये थोड़ी सी जो है वो कम जो है वो लोगों को पता है, ज़्यादा जो है ये न्याज़बो। तो ये दोनों को मिक्स करके जो है वो मैंने इसका एक्सट्रैक्ट बनाया है। जिस तरह से जिन लोगों को जो है वो नींद नहीं आती है, ठीक है, सारा दिन स्ट्रेस, काम की टेंशन, और इस तरीके से ये वाला आप एक्सट्रैक्ट इन दोनों का जो है वो बना के रख ले। नाइट में आप किसी भी अपने फेवरेट ऑयल के अंदर, ऑलिव ऑयल में, आलमंड ऑयल में इसके चंद ड्रॉप्स डालें, मिक्स करें, इसका मसाज करें, आपको एकदम से थकावट आपकी जो है वो उतर जाएगी। इसको खाली इनहेल करने से भी आपको जो है वो इसी तरह से रिलैक्सेशन फील होगी। और वो क्रैक हील का भी जल्दी हाँ बता जी, देते अब हैं, जो है वो मैं एक, हाँ जी, क्योंकि आगे आ रही हैं सर्दियाँ, तो सर्दियों के अंदर जो है ये बड़ा मसला होता है कि ना क्रैक हील्स हो जाती है, ड्राइनेस, हैंड एंड फुट जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। ये लुबान का जो मैंने ऑयल बनाया है ये ले रही हूँ। आपके पास अगर लुबान का ऑयल नहीं है तो आप चाहे आलमंड ऑयल ले लें, चाहे जैतून का ले लें, चाहे कोई भी आप आम ऑयल जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। खत्म हो चुका है, हाँ जी, तो ये जो है वो 50 ml जो है वो आप इसके अंदर जो है वो ऑयल लेंगे, और इसके अंदर तकरीबन आप जो है वो 5 ग्राम के करीब ये बी वैक्स, ये आपको आराम से मिल जाती है। बी वैक्स होती है जो शहद की मक्खी होती है ना, उसका जो छत्ता होता है उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। अच्छा। हनी का जो वो घर होता है ना, तो उसमें ये एक्सट्रैक्ट की जाती है। ये रिफाइंड है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप जो है जो मोमबत्ती होती है चाइना की अच्छी वाली,
ये देखिए गर्म होगी, इसको बंद कर दें। चाइना की अच्छी वाली मोमबत्ती आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए मेल्ट हो गई। इसके अंदर अब आपने 1 खाने का चम्मच बोरेक्स पाउडर, ये आपको मेडिकल स्टोर से आम मिल जाएगा। अच्छा, बोरेक्स 1 खाने का चम्मच आप बोरेक्स पाउडर जो है वो इसके अंदर जो है वो डाल दें, इसको जो है वो आप मिक्स कर दें, ठीक है। और इसको आप किसी भी जो है वो कंटेनर जार वगैरह में डाल दें, और कोई भी आपका जो फेवरेट एसेंशियल ऑयल है आप इसके अंदर वो डाल सकते हैं। लौंग का डाल दें, क्योंकि जो लौंग है ये भी हील करती है, ठीक है। अच्छा। थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल उसका डाल दें। ये इसको क्रीम बन जाएगी, ये आपकी पूरी क्रीम बन जाएगी। ये वो वाली क्रीम है कि जिनकी फटी हुई एड़ियां हैं, हाथ पाँव की ड्राइनेस किसी भी तरह नहीं जाती, ये वाली क्रीम आप बना के रख लें, ठीक है। फटी हुई एड़ियां अगर हैं, गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नमक शैम्पू डाल के अपने पाँव को अच्छी तरह फुट फाइलर से वॉश कर लें, धो के। ये वाली क्रीम फटी हुई एड़ियों के अंदर अच्छी तरह से आप लगा के तो आप टिश्यू वहाँ पे रख लें और कॉटन की सॉक्स पहन लें। तो ये आप लगाना शुरू करें, आपकी क्रैक हील्स, उसके बाद जो खवातीन बर्तन धोती हैं वो भी और हाथ वगैरह पे लगाएं, क्योंकि ये चिपकी रहेगी, ये उतरेगी नहीं। थैंक यू सो मच। बड़े बड़े अच्छे आज आपने हमें यहाँ पे एक तरीके बता दिए। ऑयल से बचने के लिए भी एक्सट्रैक्ट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में ये क्रैक जो हील्स हैं उसके लिए। एक ब्रेक लेंगे, आपको थैंक यू कहेंगे। बहुत शुक्रिया। ओके जी, वेलकम बैक। हमारे पास अभी जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं। 2 लोग हैं जिनके साथ हम आपको इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी एक काम किया है जो कि बड़ा डिफरेंट है। वो ये कि अभी देखिए अक्टूबर और नवंबर वाले जो महीने, आपको सबको पता है कि उसमें स्मोक हमें बहुत डिस्टर्ब करती है और बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाती है। इन्होंने एक ऐसी एंटी स्मोक गन बनाई है जो कि स्मोक को ख़त्म कर सकती है। आपने कभी पहले नहीं सुना होगा, मैं भी बहुत हैरान हुई कि ये किस तरीके से पॉसिबल है। आज इसके फुटेज भी आपको दिखाएंगे और उन लोगों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने ये गन बनाई है जो कि स्मोक को ख़त्म कर सकती है। हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इमरान साहब, जो कि मेरे साथी मधु हैं, और उन्हीं के बिल्कुल बराबर में बैठे हैं मोहम्मद मुइन सुल्तान साहब, जो दोनों जो हैं हमारे पास हैं। और इनसे हम पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, ये क्या आपको आइडिया है, किसकी ईजाद करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये जो स्मॉग गन जिसको आपने बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया, ये जो एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है। और जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो प्लीज़ इस बात को याद रखें कि ये कोई अल्लाह का बनाया हुआ प्रॉब्लम नहीं है। क्लाइमेट चेंज जो है ये एक मैन मेड इशू है, यानी कि हमने जिस गैर जिम्मेदारी से इतने खूबसूरत ग्लोब को इंडस्ट्रियलाइज़ किया है, ये देखे बगैर कि इसके क्या कॉस्ट है, तो उस कॉस्ट को देखे बगैर जितनी दुनिया इंडस्ट्रियलाइज हुई है वो आपने एनर्जी को यूज़ किया, मटेरियल्स को यूज़ किया, और ये नहीं देखा कि इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट है। सो पिछले कोई 250 साल से, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड में, हम कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट को पंच कर रहे हैं। तो अब वो आ रहा है कि एनवायरनमेंट जो है वो हमें पे बैक कर रहा है विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। कि अभी आप देखेंगे जो पाकिस्तान के अंदर ऊपर क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, नीचे यानी कि प्रिडिक्शन पॉसिबल ही नहीं रही। तो ये एक जो हमारा आइडिया यही था कि हम इसको कंट्रीब्यूट करें इन अ वे कि जो इम्पोर्टेड सोल्यूशन जो हैं, हम खुद एक बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क नहीं है, तो अगर जो हमारे इश्यूज़ हैं उन हर सोल्यूशन को अगर आप इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो शायद हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होगा। तो हमने जो डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, यूईटी लाहौर का जो न्यू कैंपस है, वहाँ से कोई 1.5 साल पहले इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया कि लाहौर जो है, जो ड्यूरेशन आपने बताई अक्टूबर टू जनवरी, ये तो लिवेबल सिटी नहीं रहता, तो किसी तरह से हम कंट्रीब्यूट करें। तो ये जो सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन है उसमें, मगर ये जो आपने बनाई ये चीज़, ये किस तरीके से काम करती है, स्मोक कैसे ख़त्म करती है? ये मशीन देखने को भी मिल रही है, ये चला भी रहे हैं आप, इसका ट्रायल कर रहे हैं शायद, है ना? क्या प्रोसीजर होता है आप बताइएगा ज़रा। इसमें हमने हाई प्रेशर पंप को यूटिलाइज़ किया जो वाटर ड्रॉपलेट्स को माइक्रो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इसको एयर प्रेशर के साथ जब हम लोग हवा में थ्रो करते हैं तो एक किस्म का आप गन के साथ थ्रो कर रहे हैं ड्रॉपलेट्स को, और एयर प्रेशर के साथ जब ये ड्रॉपलेट्स आपके स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स के साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं तो उनको हैवी करके उन पार्टिकल्स को नीचे गिरा देते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन हो जाती है और आपका जो AQI है वो भी बेहतर हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा एक इंटरनेशनल फिनोमेना है
जिसमें हमने इस मशीन को डेवलप किया। और डेफिनेटली जो पोल्यूशन का इशू है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे फैक्टर्स इस और डस्ट में इन्वॉल्व है। यानी इसमें आपकी इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं जो डस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, जितनी भी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो डस्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं। आप ट्रैफिक देख लें कितनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है, और जितनी भी ट्रैफिक का एग्जॉस्ट है वो सब एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये था कि एक ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप की जाए जिससे इस स्मोक और डस्ट पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। तो ये कितनी देर तक चलाना पड़ता है जिससे जो स्मोक है रुक जाती है, और कितने एरिया को ये क्लीन करता है? दोनों सवाल का जवाब। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस डस्ट और स्मोक को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है कि जो सेक्टर्स जो हैं और डस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सेक्टर्स पे इस स्मोक गन को इंस्टॉल किया जाए। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट्स की हम बात करें, आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अंडरपासेस बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। हम किसी भी सिटी में जाते हैं तो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। अब जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पे जब भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है अनलोड किया जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं, उनको स्प्रेड किया जाता है, तो एक क्लाउड डेवलप होता है। उस क्लाउड से क्या होता है कि आपकी जो डस्ट है वो वहाँ की एनवायरनमेंट में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी इफेक्ट करती है, इर्द गिर्द की जो सोसाइटीज़ हैं उनको भी इफेक्ट कर रही है। और जब हवा के साथ ये डस्ट ट्रैवल करेगी तो सेवरल किलोमीटर्स तक आपके सब लोग जो हैं वो इसके इफेक्ट में आते हैं। तो टारगेट क्या है कि जहाँ पे भी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट हो, जहाँ पे भी डस्ट प्रोड्यूस हो रही हो, वहाँ पे आप फोक कैनन इंस्टॉल कर दें। अच्छा। ये ऑटोमेटिकली उस एरिया में फोक से डस्ट को सप्रेस करती जाएगी। अब होगा क्या, जब वहाँ से डस्ट स्प्रेड ही नहीं हो रही, एनवायरनमेंट में जा ही नहीं रही, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन होगी। और इन सब फैक्टर्स को आस्ता आस्ता टारगेट करके डिफरेंट लोकेशंस पे हम जो ज़्यादा स्मोक जो मोस्टली जो है वो धुआं जो कि ट्रैफिक से पैदा होता है, ठीक है, अब उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? उसके लिए हम कर सकते, कितनी मशीनें फिर इसके लिए चाहिए होंगी इस टाइप की? हाँ, उसके लिए हमें चाहिए कि जितने भी हाईली डेंस एरियाज़ हैं जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम बिल्डिंग्स के ऊपर और डिफरेंट साइट्स पे और रोड पे इन फोक कैनन्स को जो है वो मूव करवा सकते हैं। उससे क्या होगा, जितने भी लोग बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, जितने भी लोग गाड़ियों में जा रहे हैं, पैदल वॉक कर रहे हैं, उससे आपकी एटमॉस्फेयर क्लीन होती जाएगी, आपकी जो सिटीज़ हैं वो क्लीन होंगी, और इन हाईली डेंस ट्रैफिक एरिया से आप स्मोक को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। पानी कितना चाहिए होता है इसके लिए, और बिजली कितनी चाहिए होती है, कितनी कंज्यूम करती है एक मशीन बिजली? अभी जो हमने इसका वेरिएंट डेवलप किया है अप्रॉक्सीमेटली 7 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर इसकी एनर्जी कंजप्शन है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 25-30 लीटर्स पर मिनट जो है इसकी वाटर कंजप्शन है। तो डेफिनेटली एनर्जी एफिशिएंसी पे हम अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि देखें आपने जब हवा में इसको थ्रो करना है तो एक एनर्जी चाहिए जिस प्रेशर से आप इसको हवा में फेंक सकें इन वाटर ड्रॉपलेट्स को। अच्छा, तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने आपसे कोई ऐसी चीज़ ली है, कोई ऐसे कॉन्टैक्ट किया आपको? गवर्नमेंट का ये है कि गवर्नमेंट में ये सेंसिटिविटी तो एग्जिस्ट करती है कि गवर्नमेंट जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो काफ़ी कॉन्शियस है, उनके डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं। इस मशीन का भी ऑलरेडी जो यूटी लाहौर के वाइस चांसलर साहब हैं डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, उनके भी नोटिस में ऑलरेडी एक एक्सपो में जो मिनिस्टर हायर एजुकेशन जो हैं ये वो उनको भी हमने ये मशीन जो है ये डिस्प्ले की है, एंड ही इज़ एक्चुअली कमिंग फिजिकली नेक्स्ट वीक इन आवर कैंपस ये इसको मशीन को देखने के लिए। तो हम गवर्नमेंट को यही प्रपोज कर रहे हैं कि वेयर जो इम्पोर्टेड सॉल्यूशंस जो हैं दे आर शॉर्ट टर्म रेमेडी, लॉन्ग टर्म में अगर लाहौर को आपने कवर करना है तो मे बी आपकी एक इम्पोर्टेड मशीन जो है वो अगर आपको 10 मिलियन कॉस्ट कर रही है तो ये उसका 1/10 तक जो है ना ये मशीन जो है इसको बनाया जा सकता है। इसके साथ कोई गाड़ी भी आपने बनाई जो रोड पे लेके जाके निकाल सकें और गन को चलाएं? इसको अगर मोबाइल रखना है तो उसको तो आपने इसके लिए ट्रक चाहिए आपको, वो तो कमर्शियल ट्रक जो है जो भी एक लोडेड ट्रक है उसके ऊपर इसको रखा जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो इस मशीन को डेवलप करने का मकसद ये है कि जो डस्ट है उसको सोर्स लेवल पे कंट्रोल किया जाए। जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, ब्लास्टिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, यानी कि जहाँ से ये पार्टिकल जो हैं वो आ रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे ये मशीन ज़्यादा इफेक्टिव है। यस, इसका बिल्कुल इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। आप इसको एक कंटेनर के ऊपर रखें और इसको मूव करें, जिस एरिया में जाएगी वहाँ पे ये जो डस्ट है वो बैठ जाएगी। थोड़ा सा मैं इसमें क्लैरिफाई करता जाऊँ कि ये जो स्मॉग का इशू है ये लाहौर में कोई 11-12 साल पुराना है, इससे पीछे नहीं था। अब होता क्या है, ये जो डस्ट है ये जब अक्टूबर में टेम्परेचर ड्रॉप होता है ना तो जो हवा में मौजूद पानी है वो कंडेंस होना शुरू कर देता है। तो अगर हवा में डस्ट मौजूद है तो उस डस्ट के ऊपर उसका क्लस्टर बनना शुरू हो जाता है, और एक क्लस्टर बन गया तो वो एक ब्लॉब सा बन गया। अब वो हर आने वाला जो नया पार्टिकल है वो उसके ऊपर जमा होता जाता है, तो ऐसी थिक लेयर बन जाती है, लगता है जैसे बादल आ गए। अच्छा। तो हमने करना ये है कि ये जो मशीन है ये
एक तो इसका वो धुआं जो है वो फाइन पार्टिकल नीचे वैसे बैठ जाएंगे, और जो बड़े पार्टिकल जो हैं उनको प्रेशर के साथ जो है ये नीचे सप्रेस कर देगी। अच्छा। तो वो जो रेजिडेंट साइट्स हैं जिसके ऊपर वो पानी कंडेंस होकर जमा हो रहा है, हम उन रेजिडेंट साइट को ख़त्म कर दें। और ये कितनी देर काम करता है, मतलब इसका रिजल्ट कितने टाइम तक रहता है? इसको आपने एक साइट है ना जी, उस अगर तो आपने लगाया है किसी लोकल साइट के ऊपर, तो उसमें तो यह है कि जब आप देखें कि अपने ब्लास्ट करना है आप इसको चला दें, वो धुआं ऊपर जाएगा ही नहीं। और अगर आपने इसको रोड साइड पे चलाना है तो जहाँ जहाँ ये मशीन जाएगी वहाँ पे लोग ये सप्रेस हो जाएंगे ये पार्टिकल्स। अच्छा, कुछ टाइम पहले अभी गवर्नमेंट ने भी ना 15 स्मोक गन्स जो नहीं, ए पावर स्मोक गन्स, वो कोई 15 जो है वो इम्पोर्ट की, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की, हम बेसिकली उन गन्स को भी एवेलुएट कर रहे हैं। वी आर एवेलुएटिंग दोज गन्स। वो गवर्नमेंट के कुछ TORs हैं जो उन्होंने उसको प्रोक्योर किया है, तो वो जो कमेटी उन गन्स को कर रही है, एवेलुएट कर रही है, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट कमेटी। 3-4 उसमें लोग हैं, तो हम भी उसमें हैं। तो वो बेसिकली वो मशीन नेक्स्ट 2 वीक्स में वो एवेलुएशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वो जो लोग हमारे EPA के लोग हैं या जो डिफरेंट गवर्नमेंट के लोग हैं, उन्हें भी हम सजेस्ट कर रहे हैं कि ये एक लोकल सोल्यूशन जो है ये भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम उस तरह की या से 70 to 80% एफिशिएंट मशीन भी हम लोकली डेवलप कर सकते हैं, तो वी शुड रिलाई ऑन लोकल टेक्नोलॉजी रेदर देन कि आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर नहीं सकेंगे आप। मुझे भी उसकी कॉस्ट का आइडिया नहीं है जो एग्जैक्टली इंपोर्ट होके आई है, बट डेफिनेटली इसके अलावा भी हम कुछ इससे पहले इंडस्ट्रीज़ को सॉल्यूशन दे चुके हैं। जैसे स्टील जो है, स्टील की इंडस्ट्री में भी ना ये बहुत ज़्यादा स्मॉग होती है, तो वहाँ पे हमने कुछ एयर क्लीनिंग के सिस्टम लोकली डेवलप किए हैं। अगर उसका इंपोर्टेड सोल्यूशन 5 करोड़ का है, तो जो लोकली डेवलप सोल्यूशन जो है वो 1 से 1.25 करोड़ के दरमियान है। अच्छा, इसकी कॉस्ट कॉस्ट जो है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, दूसरा इसके फीचर्स। अभी जो हमने मशीन डेवलप की है ये एक सेमी ऑटोमेटिक टाइप मशीन है। अगर हम इसके फीचर्स इंक्रीज़ करते जाएं, इसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इससे इंटरनेशनली जो इंपोर्टेड सॉल्यूशंस हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% लेस कॉस्टली है ये जो सॉल्यूशन है। अभी जो हमने मशीन जो वेरिएंट हमने डेवलप की है, इट इज़ अ 40 मीटर रेंज वेरिएंट, और इसकी कॉस्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन के दरमियान है, डिपेंडिंग ऑन दी कैपेबिलिटीज़। जो इंपोर्ट करें उनकी भी तो टेक्नोलॉजी सेम है ना? उनकी टेक्नोलॉजी सेम है, लेकिन हमारी जो मशीन है इसका बेनिफिट क्या है कि हमने सारे लोकल सोर्सेज से मटेरियल एक्वायर किया है, सारे इक्विपमेंट एक्वायर किए हैं, कोई भी इंपोर्टेड चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके हमने मशीन डेवलप की। लोकल चीज़ों पे हमें रिलाई करना चाहिए, डेफिनेटली रिलाई करना चाहिए। देखें, इसका एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा मुल्क की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट होता है अगर हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो लोकल सोल्यूशंस को जितना प्रमोट करेंगे वो मनी जो है वो हमारी कंट्री के अंदर ही रहेंगी। चाइना की भी बात कीजिएगा, उधर भी तो कुछ मशीन्स है ना, उन्होंने कुछ ऐसी मशीनें इंस्टॉल की हैं जो हवा को जो है ना मतलब उसको अंदर खींचती हैं और उसके बाद जो ना उसको फिल्टर करके फिर हवा में बाहर निकालती हैं। स्मोक टावर ये जो स्मोक के जो है ना ये क्रिस्टल्स बना देती हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिएगा। वो टेक्नोलॉजी जो है वो भी कारआमद है, सही है? जी डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजी भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है। इसमें देखें जितने भी आपके इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज्ड सॉल्यूशन है उसमें फोक कैनन सबसे पहले हैं, क्योंकि देखें ये एक्टिवली डस्ट को उसी वक्त कैप्चर कर देती हैं जब ये प्रोड्यूस हुई है। देखें, हम कहते हैं कि जब भी हम जड़ ख़त्म कर देंगे ना उस चीज़ की, तो बीमारी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अब जब बीमारी आ गई है, स्मोक स्प्रेड कर गई है पूरी सिटी में, फिर हम उन टावर्स की तरफ मूव करते हैं जो कि उस पूरे लेयर को कैप्चर करके फिल्टर करके हवा में जो है छोड़ते हैं। अच्छा, स्मोक के साथ ना एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दुनिया में जहाँ पर भी आया, इट वाज नाउन बाय द लोकल सिटी नेम। मसलन लंदन स्मॉग, पॉलिश स्मॉग, दिल्ली स्मॉग, बीजिंग स्मॉग एंड नाउ लाहौर स्मॉग। ये बेसिकली कोइंसिडेंटल नहीं है। इसकी वजह यह है कि हर जगह के ऊपर उसके जो एयर के, लैंड के, अर्बन पॉपुलेशन के, ट्रांसपोर्ट के जो फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं, उनके कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट है। स्मॉग इज़ अ वेरी लोकल प्रॉब्लम इस हमारे कॉन्टेक्स्ट में, तो इसको हमने लोकली ही सॉल्व करना है। परहैप्स जो इसमें अभी एक चीज़ मिसिंग है, अगर मैं इसमें कोई ऐड कर सकूं, तो वो ये है कि वी नीड टू ट्रूली अंडरस्टैंड कि जो लाहौर स्मॉग है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉग दैट हैपेंड अदरवाइज एल्सवेयर अराउंड द ग्लोब। तो अगर ये मतलब इफ़ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ये हिट एंड मिस है। किए बगैर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक।
यू नो नई चीज़ है एंड आई होप इससे लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। अच्छा लगा आप लोग से मिलकर। थैंक यू फॉर योर स्पेशियस टाइम। Thank you so very much. टुमारो टेक केयर। खुदा हाफिज़।